लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइलर्स डायनामिकल इक्वेशंस ड्राइव की थी। उसके बाद नेक्स्ट आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ना है कि आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन से कौन कौन से रिजल्ट्स जो हैं वो ड्राइव होते हैं। तो आइलर्स डायनामिकल इक्वेशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे, कौन सी हैं। ये 3 आइलर्स डायनामिकल इक्वेशंस थी जो कि एक्चुअली टार्क जो कि वेक्टर क्वांटिटी है उसके 3 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन कहते हैं। पहला कंपोनेंट टावन, ये फर्स्ट इक्वेशन आइलर्स डायनामिकल इक्वेशंस में। सेकंड कंपोनेंट टा टू, ये सेकंड आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन है। और टा थ्री ये जो है वो थर्ड डायनामिकल आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो ये 3 आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन हैं जो आप लोगों ने ज़बानी भी याद करनी है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इनको याद करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर थोड़ा सा रिपीट कर दूँ। और लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने टावन फर्स्ट आइलर डायनामिकल इक्वेशन लिखनी है या टार का पहला कंपोनेंट लिखना है, तो अगर टावन अगर पहला कंपोनेंट लिख रहे हैं तो IU 1 1 से स्टार्ट करें और साथ में ही ओमेगा 1 का डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद माइनस I11 पहले इन्वॉल्व हो चुका है, तो उसके बाद I22 और I3 की बारी आएगी। सीक्वेंस वाइज आप लोगों ने चलना है। IU 1 1 के बाद माइनस ओमेगा 1 का डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद I22 माइनस I33 सीक्वेंस वाइज माइनस करना उनको। अब क्योंकि I22 में से I33 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3 वो भी साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ सिमेट्री यहाँ पे आ रही है इक्वेशन में। तो वो सिमेट्री को देखते हुए आप टा1 टा2 और टा3 तीनों इक्वेशन को जो याद भी कर सकते हैं इजीली और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 3 आइलर्स डायनामिकल इक्वेशंस हैं इनसे कुछ रिजल्ट जो हैं वो ड्राइव होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मैंने आपको बताया था यहाँ पे लास्ट लेक्चर में। ये जो टार्क यहाँ पे आपको मिलती है, यहाँ पे ये जो टार्क मिलती है जो कि एक्चुअली ये है कैपिटल ये टा जो कि वेक्टर क्वांटिटी है जिसके ये 3 कंपोनेंट है। टार्क जो एक्सटर्नल टार्क है जो सिस्टम के ऊपर अप्लाई होती है। यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमने लास्ट सेक्शन में बात की थी कि कैपिटल DL ओवर DT रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक्चुअली टार्क है, एक्सटर्नल टार्क है जो कि सिस्टम के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है। तो इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोगों ने टार्क का नाम दे दिया था, टार्क का नाम दे दिया। उसके बाद इसके 3 कंपोनेंट लिखे थे जिनको हम आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों ने इन्हीं आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन से रिजल्ट ड्राइव करने हैं। अगर एक्सटर्नल टार्क जो है सिस्टम के ऊपर अप्लाई ना हो रही हो, मीन्स इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल टार्क अप्लाइंग ऑन द सिस्टम, देन क्या होगा, देन आपको सिस्टम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप आइलर्स डायनामिकल इक्वेशंस को देखें कि अगर सिस्टम के ऊपर टार्क अप्लाई ना हो रही हो तो टार्क जो कि वेक्टर क्वांटिटी है अगर अप्लाई ना हो रही है इसका मतलब टार्क क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर टार्क ज़ीरो है तो इसका मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके कंपोनेंट्स की वैल्यूज भी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। टार्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कोई वेक्टर जो है वो टार्क कोई वेक्टर जो है वो अगर ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि उसके सारे के सारे कंपोनेंट भी ज़ीरो हैं। तो टा1 टा2 टा3 यहाँ पे आइलर्स डायनामिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हम लिखेंगे कि अगर हम ये सपोज कर लें या कंसिडर कर लें कि हमारा जो सिस्टम है उसमें एक्सटर्नल टार्क जो है वो अप्लाई नहीं हो रही, मीन्स टार्क जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये कि टार्क के जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू भी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तो यहाँ पे जो आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ पे 3 ड्राइव की हैं लास्ट लेक्चर में, तो इन तीनों इक्वेशन में जो टार के कंपोनेंट्स हैं उनको जीरो की इक्वल सेट कर देंगे। जब इनको जीरो की इक्वल सेट करेंगे तो आपको ये 3 इक्वेशन मिलेंगी। पहली इक्वेशन ये है इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड इक्वेशन जो है वो ये है इक्वल टू ज़ीरो, और थर्ड इक्वेशन ये है इक्वल टू ज़ीरो। ये 3 इक्वेशंस हमें आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन से मिली हैं, लेकिन हम लोगों ने सपोज क्या किया हुआ है, यहाँ पे कंसिडर क्या किया हुआ है कि अगर टार्क जो है सिस्टम के ऊपर अप्लाई ना हो रही हो, मीन्स टार्क ज़ीरो हो, तो फिर हमें कौन कौन से रिजल्ट जो है सिस्टम के बोर्ड से मिलेंगे। तो टार्क ज़ीरो है तो अलग डायनामिकल इक्वेशन से पता चलेगा कि ये 3 अलग डायनामिकल इक्वेशन हैं, इनसे हमें ये 3 इक्वेशन जो हैं वो मिल जाएंगी। मीन्स जो टार्क के कंपोनेंट्स हैं की वैल्यू जो है यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो जो है हम सेट कर देंगे, क्योंकि टार्क जो है सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही है, हम लोगों ने कंसिडर किया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ये 3 इक्वेशन मिल गई हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ कैलकुलेशन नेक्स्ट हमें करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, वो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशन या चेंजिंग वगैरह करेंगे इन इक्वेशन में, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन से रिजल्ट जो है हमें इन जनरल जो है वो इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क जो है आइलर्स डायनामिकल से फाइंड आउट हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने पहला रिजल्ट ड्राइव करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, उसको ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओमेगा 1 वही जो यहाँ पे पहले से इन्वॉल्व हो रहा है, एंग्लोब्लास्टिक के कंपोनेंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं,
तो सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन नंबर जो 2 है, सेकंड इक्वेशन जो है उसको ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद जो इक्वेशन 3 है उसको करस्पॉन्डिंगली ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो तीनों इक्वेशंस को, फर्स्ट को ओमेगा 1 से, सेकंड को ओमेगा 2 और थर्ड को ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करके इन तीनों इक्वेशंस को आपस में कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन को जब ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा आई ऑफ 1 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1 का डेरिवेटिव, तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी। उसके बाद माइनस इंटू आई ऑफ 2 माइनस आई ऑफ 3 इंटू ओमेगा 2 ओमेगा 3, और साथ में इसको ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा 2 ओमेगा 3 पहले से मौजूद है। जब ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा 1 भी एक साथ में आ जाएगा, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 यहाँ पे तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन से आप लोगों को यहाँ तक जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये भी टर्म्स जो है वो मिल जाएंगी जब पहली इक्वेशन को आप ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है इसको जब ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आई ऑफ 2 ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2 का डेरिवेटिव, ये मिलेगा। उसके बाद माइनस 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, आई ऑफ 3 माइनस आई ऑफ 1 इंटू ओमेगा 1 ओमेगा 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा 2 नहीं है, तो जब ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगेन वैसे ही होगा पिछली लास्ट इक्वेशन की तरह कि यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 तीनों जो है वो अपीयर जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह इसी वे को फॉलो करते हुए जब इक्वेशन 3 को ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई ऑफ 3 ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 का डेरिवेटिव, ये आपको पहली टर्म मिलेगी आपको इक्वेशन 3 की। उसके बाद माइनस आई ऑफ 1 माइनस आई ऑफ 3 यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे आई ऑफ 2 आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे आई ऑफ 1 माइनस आई ऑफ 2 आई ऑफ 1 माइनस आई ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इंटू ओमेगा 1 ओमेगा 2 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, और ओमेगा 3 से हम खुद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगेन जो है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 तीनों ही अपीयर हो जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या किया है, जो तीनों इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन को ओमेगा 1 से, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड इक्वेशन को ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई किया। और इन तीनों इक्वेशन को रेस्पेक्टिवली ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में क्या किया, ऐड करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी जो आपको पेज के एंड पे लिखी हुई नज़र आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या मेरी सिंप्लीफिकेशन में होती है, यहाँ होती है इक्वेशन में। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आई ऑफ 2 को और माइनस आई ऑफ 3 को सेपरेट कर देना है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है इसको भी ओपन करना है, और ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है इसको भी ओपन कर देना है। और इनको ओपन करने के बाद लिखेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी जो आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। तो आई ऑफ 1 इंटू ओमेगा 1 का डेरिवेटिव एज इट इज लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आई ऑफ 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद माइनस आई ऑफ 3 ओमेगा 3 वो भी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, और आपको ये मिलेगी, ये टर्म मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें माइनस जो है वो आई ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे नीचे ये माइनस आ गया है। लेकिन जब यही माइनस जो है वो आई ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ माइनस पैसे लगा हुआ है, तो ये वाला माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो यार इन सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट लिखी हुई हैं इनको हम लोगों ने ओपन करके नेक्स्ट टाइम में फिर लिखना है। तो ये दो स्मॉल ब्रैकेट 3 इन्वॉल्व हो रही हैं इस इक्वेशन में, तीनों को ओपन करके लिखेंगे तो आपको ये नीचे वाली इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी नज़र आ रही है ये मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें समझने वाला कोई काम नहीं है इतना डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जिन इक्वेशन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 अप्लाई हो रहे हैं, लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, वो तीन जिन टर्म्स में ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 लिखे हुए नज़र आ रहे हैं वो टर्म्स जो हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें माइनस आई ऑफ 2 इंटू ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 लिखा हुआ है, और अगर चलते जाएँ आगे तो यहाँ पे एंड पे देखें तो प्लस आई ऑफ 2 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 लिखा हुआ है। तो ये माइनस वाला आई ऑफ 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ये वाला ये इस प्लस वाले ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, ये प्लस आई ऑफ 3 है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, और ये
इस माइनस आई ऑफ 3 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद और क्या रह गया है, और आपके पास यहाँ पे रह गया है ये प्लस आई ऑफ 2, नहीं ये नहीं, ये प्लस आई ऑफ 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, ये प्लस आई ऑफ 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 3 है, ये इस माइनस आई ऑफ 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो जिन जिन टर्म्स में ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 तीनों इकट्ठे तीनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, इकट्ठे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो तो टर्म्स जो आपस में सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा आपके पास ये बचेगा आई ऑफ 1 इंटू ओमेगा 1 का डेरिवेटिव, एक टर्म ये बचेगी, और उसके बाद प्लस आई ऑफ 2 ओमेगा 2 का डेरिवेटिव दूसरी टर्म ये बचेगी, और प्लस आई ऑफ 3 ओमेगा 3 का डेरिवेटिव थर्ड टर्म जो है आपके पास ये बचेगी। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ये जो इक्वेशन यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई थी, इसको अगर हम सिंपलीफाई करें, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करें, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप फर्दर देखें तो ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये वाली, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में कैसे लिखा है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस इक्वेशन को। जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जब 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जो है वो इस इक्वेशन की हर टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई और ऐड क्यों किए हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम पता चल जाएगा, क्यों 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोगों ने किया है। तो ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे जो इक्वेशन हमें मिली है फर्दर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखें, अगर आप इस इक्वेशन को ओपन करें, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ 1 इंटू ओमेगा 1 का स्केयर प्लस आई ऑफ 2 इंटू ओमेगा 2 का स्केयर प्लस आई ऑफ 3 इंटू ओमेगा 3 का स्केयर। तो अगर आप इस इक्वेशन को ओपन करें या सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेरिवेटिव जब सेपरेट होगा यहाँ पे आई ऑफ 1 इंटू ओमेगा 1 इसके साथ जब अप्लाई होगा डेरिवेटिव, तो आई ऑफ 1 क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो सेपरेट हो जाएगा, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो साइड पे चला जाएगा। और उसके बाद आई जो ओमेगा 1 का स्केयर यहाँ पे आ रहा है, उसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू ओमेगा 1 का डेरिवेटिव का पावर लगेगा यहाँ पे। ओमेगा 1 टाइम पे डिपेंड करता है यहाँ पे, तो जो ओमेगा 1 के स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू ओमेगा 1 का डेरिवेटिव। उसके बाद इस टाइम जब सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो आई ऑफ 2 वैसे साइड पे आ जाएगा, और 2 इंटू ओमेगा 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद इस तरह आई ऑफ 3 का जब डेरिवेटिव लेंगे इंटू ओमेगा 3 का स्केयर, तो आई ऑफ 3 साइड पे आ जाएगा, और ओमेगा 3 का स्केयर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू ओमेगा 3 का डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस डेरिवेटिव को ओपन करेंगे या इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है इसको ओपन करेंगे, तो आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो मिलेगी। इसका मतलब यही है कि इस इक्वेशन को अगर हम क्लोज करें या कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हम ये वाली इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन मिल रही है, इक्वालिटी मिल रही है, तो इसका मतलब यही है कि ऊपर वाली इक्वेशन से हम नीचे वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया है, जो हमारे पास इक्वेशन मिली थी हमें ये वाली इक्वेशन, इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लिया है। सिंपल वर्ड में जैसे अगर आपके पास ये लिखा हो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स का, या दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कहें तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का साथ में डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का जो स्केयर है, फंक्शन का जो स्केयर है उसका डेरिवेटिव। आपको अगर डेरिवेटिव का फार्मूला याद हो तो अगर किसी फंक्शन के स्केयर का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो क्या होगा, जो पावर 2 है वो साइड पे चली जाएगी, उसके बाद फंक्शन की पावर में से एक पावर कम हो जाएगी, 2 की पावर में से एक पावर कम हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जिस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लिख रहे थे उसका फर्दर डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो चाहे ये लिखा हुआ हो
यहाँ ये लिखा हो आपकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये केस किया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2 इंटू ओमेगा वन का डेरिवेटिव, उसकी जगह हमने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा वन का स्केयर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2 इंटू ओमेगा टू का डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने लिख दिया ओमेगा टू स्केयर का डेरिवेटिव, क्योंकि इसको ओपन करेंगे डेरिवेटिव को ये टर्म मिलेगी आपको, इस ओमेगा स्केयर के डेरिवेटिव को ओपन करेंगे तो ये टर्म मिलेगी। इसी तरह 2 इंटू ओमेगा थ्री का डेरिवेटिव ये क्या है, ओमेगा थ्री के स्केयर का डेरिवेटिव है, तो उसकी जगह हम लोगों ने ओमेगा थ्री के स्केयर का डेरिवेटिव लिख दिया है। और डेरिवेटिव तीनों तीनों टर्म्स में आ रहा है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव को यहाँ पे साइड पे जो है ना वो तीनों टर्म के साथ इकट्ठा जो है वो ले लिया यहाँ पे। तो अब शॉर्ट वर्ड में कहें तो ये जो इक्वेशन हम आपके यहाँ पे मिली है, ये वाली इक्वेशन 1/2 इंटू आई ऑफ 1 इंटू 2 ओमेगा वन का डेरिवेटिव जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर लिखें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जो ये किसकी इक्वल आ रही है, इक्वेशन 0 के इक्वल आ रही है। 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे जो ये 1/2 इन्वॉल्व हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाके ख़त्म कर सकते हैं। तो 2 को जो कि डिवाइड हो रहा है इसको अगर दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो दूसरी साइड पे जाके वो भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। वो 0 बन जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा सिंपली ये वाली इक्वेशन मिलेगी, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव समथिंग मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, ये जो लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में जो कुछ भी इन्वॉल्व हो रहा है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब आपको पता है डेरिवेटिव के, अगर आपको फार्मूला पता हो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल कब होता है किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, तो किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 तब होता है जब वो फंक्शन क्या उस वेरिएबल के लिहाज से क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा वन सॉरी आई ऑफ 1 ओमेगा वन का स्केयर प्लस आई ऑफ 2 ओमेगा टू का स्केयर प्लस आई ऑफ 3 ओमेगा थ्री का स्केयर, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टी, और क्या लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है या टी पे डिपेंड नहीं करता, ये अकॉर्डिंग टू टी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमें पता है डेरिवेटिव किस फंक्शन का तब आता है जब वो वेरिएबल के लिहाज से कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टाइम वो क्या होगा, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है हम इसको इक्वल टू कांस्टेंट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर रिपीट कर दूं, यहाँ पे ये जो 1 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। वो आपको क्या मिलेगी, आपको यहाँ पे सिर्फ ये वाली इक्वेशन मिलेगी जो क्या कह रही है, डी ओवर डी टी इज इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टाइम क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं आई ओ 1 इंटू ओमेगा वन का स्केयर प्लस ऑन जो भी टर्म ये इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर आपके पास अगर ये आप ये सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं कि सिस्टम के ऊपर टार्क जो है वो अप्लाई नहीं हो रही है, एक्सटर्नल टार्क जो सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रही है वो 0 है, तो जो आइलैंड डायनामिक इक्वेशन है उनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है आई 1 ओमेगा वन का स्केयर प्लस आई 2 ओमेगा टू का स्केयर प्लस आई 3 ओमेगा थ्री का स्केयर, ये क्या है, ये कांस्टेंट बन जाती है ये वाली क्वांटिटी। अब ये वाली क्वांटिटी है क्या जो कांस्टेंट बनती है, ये भी हम चेक करके दे लेते हैं। हमें पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस सिस्टम की, उसका फार्मूला क्या होता है, या किसकी इक्वल होती है, वो इक्वल होती है 1/2 ओमेगा डॉट एल। और किसी को फार्मूला नहीं याद ये वाला या फार्मूला जे में नहीं आ रहा तो अगर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक बार जनरल मोशन के केस में जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका एक्सप्रेशन जो है वो लेक्चर्स में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी जो है वो जनरल मोशन के केस में क्या होती है। जनरल मोशन के केस मींस लीनियर और रोटेशनल मोशन दोनों के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो उसके एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरल मोशन के केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। तो 1/2 एम वी स्केयर क्या होता है आपको पहले से बताइए, मैट्रिक में भी ये वाले फार्मूला पढ़े हैं, वो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये वाली जो सेकंड टर्म थी ये हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताती थी। उस सेकंड टर्म को जब हम लोगों ने सिंप्लीफाइड किया था, यहाँ पे जब जो ओमेगा क्रॉस आई का स्केयर आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंट फॉर्म में लिखा था, और इसकी जब शेप चेंज की थी हमें पता चला था कि ये जो 1/2 समेशन एम आई ओमेगा क्रॉस आई का स्केयर है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो है वो 1/2 ओमेगा डॉट एल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है
जो सेकंड टर्म थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या, उसका फार्मूला क्या बन जाता है सिंपलीफाइड फॉर्म में 1/2 ओमेगा डॉट एल। तो जिस तरह आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्केयर के इक्वल होती है, इस तरह जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला जो है वो 1/2 ओमेगा डॉट एल के इक्वल होता है। और इसको मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में पढ़ाया भी था कि इसको अगर हम और सिंपलीफाई करें तो इसको 1/2 आई इंटू ओमेगा स्केयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप ये वाला लेक्चर प्रीवियस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो क्या फिलहाल हम यहाँ पे ये नोट कर लें कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ओमेगा डॉट एल। तो इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं कि हमें क्या आंसर जो है मिलता है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है जिस सिस्टम की वो लिखेंगे, जिसको टा से डिनोट किया है, टी से डिनोट किया है यहाँ पे, वो किसके इक्वल है 1/2 ओमेगा डॉट एल। अब हम ओमेगा डॉट एल क्या है, ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम जो है उनका डॉट प्रोडक्ट है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 कैपिटल L1 जो कि एंगुलर मोमेंटम का फर्स्ट कंपोनेंट है, तो उसको ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डॉट डाल लेंगे ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2 ओमेगा 1 कैपिटल L1 प्लस ओमेगा 2 कैपिटल L2 प्लस ओमेगा 3 कैपिटल L3। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो कैपिटल L1 कैपिटल L2 और कैपिटल L3 इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट हैं। अगर आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर की फॉर्म में भी हम लिखा था। यहाँ पे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स वही यूज करने हैं जो आपके इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमने आयलर डायनामिकल इक्वेशन को यूज कर रहे हैं और आयलर डायनामिकल इक्वेशन में जो एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म बनती है वो ये वाली बनती है जो कि हमने कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी। ये एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म बनती है जिसमें एंगुलर मोमेंटम का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, आई ऑफ 1 ओमेगा 1 प्लस आई ऑफ 2 ओमेगा 2 प्लस आई ऑफ 3 ओमेगा 3। ये एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। तो ये इन 3 कंपोनेंट्स की ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे नेक्स्ट ओमेगा डॉट एल में जो डॉट प्रोडक्ट लिया हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब तीनों वैल्यूज ये वाले यूज़ करेंगे एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स की, तो पहले कंपोनेंट जो कैपिटल L1 है उसकी जगह आ जाएगा आई ऑफ 1 ओमेगा 1। जो सेकंड कंपोनेंट है कैपिटल L2 उसकी जगह आ जाएगा आई ऑफ 2 ओमेगा 2। और जो थर्ड कंपोनेंट है कैपिटल L3 उसकी जगह आ जाएगा आई ऑफ 3 ओमेगा 3। और अब नोट करें यहाँ पे एक ओमेगा 1 पहले से या दूसरा ओमेगा 1 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास आई ऑफ 1 ओमेगा 1 का स्केयर प्लस आई ऑफ 2 ओमेगा 2 का स्केयर प्लस आई ऑफ 3 ओमेगा 3 का स्केयर। तो ये टर्म आपको मिल जाएगी। और ये टर्म अब देखिए, अगर आप देखें तो इसमें ये जो ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रही है, किसको सॉल्व करें हम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको सॉल्व करें हैं। टी किसके इक्वल है 1/2 ओमेगा डॉट एल। 1/2 ओमेगा डॉट एल किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। और ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और ये जो क्वांटिटी फर्दर किसकी इक्वल आ रही है, वो इक्वल टू आ रही है 1/2 आई ऑफ 1 ओमेगा 1 का स्केयर प्लस 1/2 प्लस आई ऑफ 2 ओमेगा 2 का स्केयर प्लस आई ऑफ 3 ओमेगा 3 का स्केयर। अब ये जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं साथ में देखेंगे जो ब्रैकेट 1/2 के साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है, ये यही वाली चीज़ है जो पहले हम लोगों ने प्रूव की है कि वो क्या है, कांस्टेंट है। देख लें अगर यहाँ पे 1 ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दोनों क्या है, सेम ही है। और इसको हम पहले क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसका मतलब 1/2 इंटू ये ब्रैकेट में जो लिखा है जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है 1/2 को किसी और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब आपके पास, तो आंसर में आपको फिर क्या मिलेगा, आंसर में आपको अगेन कोई ना कोई कांस्टेंट ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कैसे पता चला, ये यहाँ पे हम लोगों ने पहले चेक किया हुआ है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब जो दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो है नया आंसर मिलेगा वो भी कोई ना कोई एक कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 1/2 ओमेगा डॉट एल जो कि एक्चुअली क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, उसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया है तो उसका आंसर में क्या मिला है, वो उसका आंसर में मिला है कि वो कांस्टेंट बन गई है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई है, कांस्टेंट बन गई है। और ये कांस्टेंट कब बनी है, ये कांस्टेंट तब बनी है जब हम लोगों ने ये सपोज किया था कि सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क जो है अप्लाई नहीं हो रही, मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क जो सिस्टम की अप्लाई हो रही है वो जीरो है। जब ये हम लोगों ने कंसिडर किया था तब आइलर डायनामिकल इक्वेशन जो ये 3 थी इनको यूज करते हुए और इनको यूज करते हुए कैलकुलेशन करते हुए और सिंपलीफाई करते हुए हम लोगों ने ये नोट किया कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि एक्चुअली 1/2 ओमेगा डॉट एल है उसका आंसर जो है वो कांस्टेंट बन जाता है। मीन्स वो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट बन जाती है। तो जो पहला रिजल्ट हमें यहाँ पे आइलर डायनामिकल इक्वेशन से मिलता है वो ये मिलता है
इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। याद रखना ये जनरल बात नहीं हो रही यहाँ पे जो ये वो बात हो रही है जब सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल टार्क जो अप्लाई हो रही होती है कि जब कोई बॉडी आपके पास रोटेशनल मोशन में कंसिडर की हुई अगर आप लोगों ने, और तो उस केस में जब आप देखते हैं कि सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टार्क जो है अप्लाई नहीं हो रही, तो उस केस में फिर क्या होगा कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है वो क्या होगी, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। जनरल बात नहीं हो रही, सिर्फ इस सिचुएशन में बात हो रही है जो सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पे अलग डायनामिक इक्वेशन के केस में यहाँ पे कंसिडर की हुई है। पहली सिचुएशन क्या कंसिडर की थी, यहाँ पे स्टार्ट में देखें कि जो रिजिड बॉडी जो रोटेट कर रही है, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेट कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। एक सिचुएशन हम लोगों ने ये यहाँ पे कंसिडर की, कंडीशन ये कंसिडर की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये कंसिडर की हुई है कि सिस्टम के ऊपर जो टार्क अप्लाई हो रही है वो टार्क जो है वो 0 है। उसके बाद फिर हम लोगों ने रिजल्ट ड्राइव किया अगर ये वाली कंडीशन हो जो है इन्वॉल्व हो रही हो किसी रोटेशनल मोशन के केस में, तो उस केस में जो एक्सटर्नल टार्क सिस्टम के ऊपर अप्लाई होती है, एक्सटर्नल टार्क क्या होती है वो हमेशा एक्सटर्नल जो उस केस में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ये कैसे पता चला, हम लोगों ने हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है उसको यूज़ किया यहाँ पे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो कि 1/2 मेगा डॉट एल था, उसका जो भी आंसर था उसका आंसर यहाँ पे फनोट किया। इस आंसर में हमने देखा कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो टर्म क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है वो हमने अलग डायनामिक इक्वेशन से जो है वो जो रिजल्ट ड्राइव किया था उससे हमें पता चलता है कि वो जो ब्रैकेट में क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब 1/2 इंटू दैट क्वांटिटी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये क्वांटिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो टा इंटू 1/टा इज इक्वल टी इज इक्वल टू 1/2 मेगा डॉट एल है जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, वो भी क्या बन जाएगी, वो कांस्टेंट बन जाएगी। तो पहला रिजल्ट जो यहाँ पे मिला है वो याद रखना वो ये है कि इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, जो आयलर्स डायनामिक इक्वेशन से हमें जो फर्स्ट रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि सिस्टम की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट हम लोग ड्राइव करना है। सेकंड रिजल्ट भी हम इस तरह आयलर्स डायनामिकल इक्वेशन को यूज करके ही जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो पहली इक्वेशन थी आयलर्स डायनामिक इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन थी उसको ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई किया था, जो सेकंड थी उसको ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई किया था, जो थर्ड थी उसको ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जस्ट याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, जो पहली इक्वेशन थी उसको आई ऑफ 1 इंटू ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको आई ऑफ 2 ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई करना है। और जो थर्ड इक्वेशन है उसको आई ऑफ 3 ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करना है। कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन है, वो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली, जिनमें टार्क को जो है वो हमने 0 कंसिडर किया हुआ है। इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, जो आयलर्स डायनामिक इक्वेशन में मिलती हैं उन इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो आयलर्स डायनामिक इक्वेशन हम लोग जनरल ड्राइव की हैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये तो जनरल आयलर्स डायनामिक इक्वेशंस हैं। लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, इनसे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, उनके लिए हम लोगों ने फिर ये वाली इक्वेशन को यूज करना है, क्योंकि इन इक्वेशन में एक्सटर्नल टार्क जो है वो एब्सेंट है, यानी कि एक्सटर्नल टार्क जो है वो 0 के इक्वल जो है इन्वॉल्व हो रही है। तो ये तीन इक्वेशन है, इनको फर्स्ट इक्वेशन को आप लोगों ने क्या करना है, आई ऑफ 1 ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह जो सेकंड इक्वेशन है इसको आई ऑफ 2 ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इस तरह जो थर्ड इक्वेशन है इसको आई ऑफ 3 और इंटू ओमेगा 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे गेंज दिखे, मैं फिर करेक्शन कर दूँ, यहाँ पे आई ऑफ 2 है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई कर देना है तो इन तीनों इक्वेशन को आपस में फिर अगेन ऐड कर देना, जैसे यहाँ पे पहले केस में किया था। तो मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है, जब तीनों इक्वेशन को आई ऑफ करस्पॉन्डिंगली आई ऑफ 1 ओमेगा 1, आई ऑफ 2 ओमेगा 2 एंड आई ऑफ 3 ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन जो है वो मिलेगी। अब इन इक्वेशन में देखें सेम पहले वाले रिजल्ट की तरह ही ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, 3 ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन तीनों ब्रैकेट्स को हम लोगों ने भी तीनों ब्रैकेट्स को भी ओपन करके लिखना है, तो ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर ये दिन टर्म्स में ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, जैसे पहले केस में हुआ है। वो वाले टर्म जब आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, आई ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 का डेरिवेटिव प्लस आई ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 का डेरिवेटिव प्लस आई ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 का डेरिवेटिव। उसके बाद इसमें भी सेम कैलकुलेशन का बिहेवियर फॉलो करना है जैसे पहले समय किया था, कि यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें मिली है इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे
तो ये 2 डिवाइड हुआ है यहाँ पे, और 2 जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वेशन की हर टर्म्स में क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर आप जैसे प्रीवियस पहले केस में किया था, ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू ओमेगा 1 का डेरिवेटिव। तो 2 इंटू ओमेगा 1 का डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है, ओमेगा 1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2 इंटू ओमेगा 1 का डेरिवेटिव। तो 2 इंटू ओमेगा 1 के डेरिवेटिव की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव। उस तरह 2 इंटू ओमेगा 2 का जो डेरिवेटिव जो लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 के स्क्वायर का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यहाँ पे इकट्ठा बाहर साइड पे लिखा हुआ है कॉमन लेने के बाद। तो उसके बाद इस तरह यहाँ पे जो 2 इंटू ओमेगा 3 का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम सिंपली ओमेगा 3 के स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ओमेगा 3 के स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखने के बाद ये डेरिवेटिव जो है यहाँ पे इकट्ठा लिया है तीनों टर्म्स का जो इन्वॉल्व हो रही थी ये वाली। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आपको मिली है 1/2 समथिंग इज इक्वल टू 0, ये सारी की सारी इक्वेशन को हम डेरिवेटिव की फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वैसे जैसे प्रीवियस टाइम में हम लोगों ने किया था कि यहाँ पे जो 2 डिवाइड हो रहा है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पे क्या हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई होगा, जब क्या हो जाएगा बन जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिंपली जो है वो ये वाली इक्वेशन मिलेगी जो आपको फिलहाल नजर आ रही है, डेरिवेटिव इनटू समथिंग का डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट जो है वो क्या बन मिला है आपको यहाँ पे इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब अगेन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0 की कोई लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो जिसका भी हम लोग डेरिवेटिव लिख रहे हैं यहाँ पे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। ओके, जिस भी क्वांटिटी का अगर आप डेरिवेटिव लें वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, अगर उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो है वो विद रिस्पेक्ट जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी जो है वो वेरिएबल के लिहाज से क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है 0 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखी हुई है ये क्या होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो ये यहाँ पे लिख दी है, ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखी हुई थी वो क्या होगी, इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी। अब अगेन इसको अब यहाँ पे छोड़ देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट हो तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप देखेंगे कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो वेक्टर फॉर्म कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। ये याद रखना, ये वाली एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म जो है सिर्फ इसी प्रॉब्लम के केस में बन रही है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी आपको पहले अभी भी दिखाया, लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था कि जो एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर वाली फॉर्म बन रही है ये वाली हम यूज कर रहे हैं और सिर्फ इसी टॉपिक के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी जो मिली है वो हमें ऊपर सारी ये वाली कैलकुलेशन करने के बाद मिली है, और इन कैलकुलेशन में हम लोगों ने प्रोडक्ट और रेशियो जो है वो 0 इन्वॉल्व किए हैं, क्योंकि हमारे एक्सिस जो थे प्रिंसिपल एक्सिस थे। तो एंगुलर मोमेंटम की जो वेक्टर फॉर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं और ये वाली जो फॉर्म यूज कर रहे हैं ये सिर्फ इसी प्रॉब्लम के केस में यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एलएस डायनामिक इक्वेशन जो है वो उनको आगे नेक्स्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो उन केस में एलएस डायनामिक इक्वेशन के केस में हम लोगों ने जो एंगुलर मोमेंटम यूज किया है वो ये वाला यूज किया है। ठीक है, तो जो यूज किया है उसी को ही आगे नेक्स्ट यूज करेंगे एलएस डायनामिक इक्वेशन के से जो रिजल्ट ड्राइव करना है उनके केस में। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर अब चलते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म आ रही है पता है हम पहले से पिछले लेक्चर में ड्राइव भी की है हम लोगों ने। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बन रहा है, उसकी वेक्टर फॉर्म क्या बन रही है, आइए 1 ओमेगा 1 एंड सो ऑन जो कुछ भी है ये वेक्टर फॉर्म आपको नजर आ रही है। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म का अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको ये क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, आपको पता है मैग्नीट्यूड लेना आता है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, उसके फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर होर क्वांटिटी का जो आंसर है आपका सम का आंसर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें फिर अगर आप दोनों साइड में हम क्या कर लें, स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू है आईओ 1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस आईओ 2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस आईओ 3 का स्क्वायर और ओमेगा 3 का स्क्वायर। तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, आपको ये मिल जाएगी। अब जब आप दोनों तरफ जो है वो एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, और ये क्वांटिटी देखो ये क्या है, ये क्वांटिटी यही है जो यहाँ पे लिखी हुई है, और वो किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म आ रही है इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे फिर उस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे तो आपको जो ये वाली क्वांटिटी मिलेगी, और ये वाली क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि सेकंड रिजल्ट हमें एलएस डायनामिकल इक्वेशन से इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ये मिल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूंगा यहाँ पे दोनों साइड पे जब एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे
तो ये वाला जजर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी बचेगी यहाँ पे प्रूफ किया हुआ ये क्वांटिटी क्या कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्केयर जो है वो क्या बन रहा है, उसका स्केयर कांस्टेंट है। अगर किसी टर्म के अगर किसी क्वांटिटी का स्केयर जो है वो कांस्टेंट आ रहा है तो वो क्वांटिटी क्या होगी, वो क्वांटिटी खुद भी कांस्टेंट होगी। तो एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्केयर अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको कि इन दी एंड एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। मींस मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये दो रिजल्ट मिलते हैं यहाँ पे आयलर डायनामिक इक्वेशन से। एक रिजल्ट ये मिलता है कि जो एक्सटर्नल जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट होगी, और दूसरा रिजल्ट ये मिलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा। याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं कहना आप लोगों ने, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा। तो ये दो रिजल्ट हैं। इनसे रिलेटेड थोड़ी सी और डिस्कशन जो है वो फिर अगेन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। टाइम खत्म हो गया है, फिर आज के लेक्चर इतना ही काफ़ी है।